तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो काइनेमेटिक्स की हमारी सीरीज है और लेक्चर नंबर है आज का 5, है ना। इससे पिछले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें मैंने आप लोगों के साथ बहुत बढ़िया रिलेशंस की चर्चा की थी कि एक्सटी रिलेशन क्या होता है, वीटी रिलेशन क्या होता है, एटी रिलेशन क्या होता है, वीएक्स रिलेशन क्या होता है, एवी रिलेशन क्या होता है, एक्स रिलेशन क्या होता है। तो इन 6 रिलेशंस की चर्चा करी गई और इन 6 रिलेशनों से आपस में स्विच करना वो मैंने तुम्हें सिखाया। और मैंने तुम्हें यह भी बता दिया था कि बेटा उस लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था, देखो चौथे लेक्चर में मैंने तुम्हें बोला था कि बेटा ये जान है काइनेमेटिक्स की, असली काइनेमेटिक्स यही है। बाकी तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेना, उनका प्रूफ पढ़ लेना, कुछ चंगो मंगो सवाल कर लेना, वो काइनेमेटिक्स नहीं होती है ना। वो काइनेमेटिक्स नहीं होती, वो तो 9th क्लास के बच्चे भी करते हैं उतना तो, है ना। तो क्या हम एडवांस कर रहे हैं, क्या हम फालतू कर रहे हैं, वो फालतू था वो, है ना। बाकी देखो आज की जो चर्चा है ना, आज की चर्चा रहने वाली है हमारी बिल्कुल बेसिक। आज वही चंगू मंगू चीजें मैं थोड़ी सी तुमको कराऊंगा, बाकी बहुत ज्यादा चंगू मंगू भी नहीं करेंगे भाई, सब लेवल मेंटेन करके रखेंगे। देखो आज की जो चर्चा है ना बिल्कुल बेसिक रहने वाली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो हमें पता है कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात आती है कि नहीं आती, उनके प्रूफ की बात आती है कि नहीं आती भाई साहब, प्रूफ की बात आती है, उनके ऊपर अच्छे सवाल बनते हैं। तो सवालों का लेवल देखो मैं बहुत अच्छा रखूंगा आज भी, है ना। चर्चा शुरू की बिल्कुल बेसिक ही होगी, 5-10 मिनट 15 मिनट जो मैं बोलूंगा बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बोलूंगा, है ना। परंतु उसके बाद जब सवाल करने लगेंगे ना भाई साहब, तब तुम्हें लेवल पता चल जाएगा कि हाँ यार देखो क्वेश्चन का लेवल तो देखो सर ने ठीक ठाक ही रखा है कि नहीं। बात समझ आ रही है। चलो आ जाओ फिर अपनी चर्चा को अब शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है तीनों, आज हम लोगों का प्रूफ देखेंगे इंटीग्रेशन मेथड से। ग्राफिकल मेथड से तो 9th क्लास में भी देखा था, है ना, उसके चक्कर में मैं नहीं पढ़ने वाला हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग देखेंगे प्रूफ इक्वेशन ऑफ मोशन का, और उसके बाद सवालों का लेवल भाई साहब मजेदार लेवल एकदम, है ना, बहुत मजा आएगा। आ जाओ सुनो मेरी बात सुनो, देखो सुनो। तो शुरुआत करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, है ना। देखो मुझे ये बात पता है बेटा कि जो एक्सेलरेशन होता है, देखो पिछली वाली वीडियो में भी ये बात बताई गई थी कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, ऐसे देखो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ऊपर वेक्टर का निशान लगा रहा हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है, ऐसा होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, ये होता है ना। और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ऊपर वेक्टर का निशान लगाया गया। अगर मैं कहीं भूल जाऊं बीच में तो अपने आप से लगा लेना, ठीक है। आ जाओ मेरी बात सुनो। देखो बेटा ध्यान से देखो, और मैंने बोल दिया यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। ये सारी की सारी चर्चा जो करी जाएगी ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही करी जाएगी। कैसे करी जाएगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही करी जाएगी। आ जाओ मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो यहां से अगर मैं डीवी की वैल्यू निकालना चाहूं तो देखो डीवी की वैल्यू क्या आई, ये आई ए dt, है ना, ए वेक्टर और साथ में dt, यही आया ना, पक्का पक्का सोच ले, है ना। देखो ध्यान से देखो, तो ये छोटे से टाइम dt में वेलोसिटी में हुआ बदलाव है। dv क्या होता है, वेलोसिटी में बदलाव, जो कि dt टाइम में हुआ है, ठीक है। और अगर मैं किसी इन जनरल टाइम t में निकालना चाहूं तो पूरे में क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो आ जाओ लो इंटीग्रेट कर लो। मैंने इंटीग्रेट करा इस प्रकार से, सुनो। जब समय शून्य था तो मैंने बोला चलो मान लो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी u वेक्टर, है ना, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी u वेक्टर, है ना। और जैसे जैसे समय बीतता गया और बीत के समय हो गया t, बीत के समय हो गया t, तो हमारी रफ्तार बढ़ करके हो चुकी है v वेक्टर। u से क्या हो गया, v हो गया। वहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है। बेसिक बातें मैं जानता हूं, मैं सब नहीं बता रहा हूं, है ना। ध्यान से देखो, अब जब इंटीग्रेशन करने लगेंगे तो देखो डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, है ना। डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। और अब देखो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन को क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है। माने एक्सेलरेशन जो है वो समय के साथ चेंज नहीं कर रहा, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो जब एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है भाई साहब, एक्सेलरेशन जब एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिया जा सकता है। और लिमिट लग गई 0 से t तक की, है ना। एक्सेलरेशन भाई साहब कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट है इसीलिए मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले पाया, याद रखना। तो जो फॉर्मूला आने वाला है ये तभी आ रहा है जब एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना गया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं माना गया होता तो ये फॉर्मूला वैसा नहीं आएगा जो अब आने वाला है। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, है ना। आ जाओ ध्यान से देखो, तो ये क्या आया, v वेक्टर माइनस u वेक्टर इज इक्वल टू a, और dt का इंटीग्रेशन t हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, आंसर तो t ही आएगा। तो भाई साहब सामने क्या आ गया, a वेक्टर और इंटू t, है ना। ध्यान से देखो ये बात हो गई। या फिर इसको u को उधर ले जाओ तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखो सुनो, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर और इंटू t।
कई किताबों में आप इसे बिना वेक्टर फॉर्म के भी देख लेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो वो भी कोई खास बात नहीं है, आप लोग चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं, परंतु क्वांटिटी सारी वेक्टर होती है, इसलिए मैं उसी फॉर्म में बात करना पसंद करता हूं ज्यादा, है ना, ज्यादा एक्यूरेट बात होती है, ज्यादा प्रिसाइज बात होती है अपनी, है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो, तो मैं एक और बात बताता हूं, अभी तो बताया था, है ना, कि ये फॉर्मूला आप सिर्फ तभी लिख पा रहे हो ऐसा जब आपने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान रखा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आया, और भाई साहब तब ये फॉर्मूला आया। तो अगर किसी प्रॉब्लम में अगर मेरे मन में ये बात आ रही है कि मुझे इसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे ये चेक कर लेना चाहिए कि भाई साहब उस प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, वो कहीं टाइम के साथ चेंज तो नहीं कर रहा। कब करता था टाइम के साथ? अरे कल पूरी वीडियो में चेंज कर रहा था, ध्यान से देख, वहां एक्सेलरेशन सारा वेरिएबल भरा पड़ा था, है कि नहीं भाई साहब। तो हमें प्रॉब्लम में इसको लगाने से पहले भाई साहब वी हैव टू मेक श्योर कि भाई साहब वो जो प्रॉब्लम है उसमें एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। आई होप तुमको मेरी बात समझ आई होगी, पक्का पक्का सोच ले, है ना। तो इसे कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ ले। क्या था भाई साहब, एक्सेलरेशन की जो है ना डेफिनेशन पुट करी थी, उसी को इंटीग्रेट कर दिया था, फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ हो गया। लो आ जाओ सेकंड का भी सुन लो, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर, है ना, कोई खास बात नहीं उसके अंदर। देखो यहीं से शुरू करता हूं, सुनो, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हो गया है ना। ये क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया भाई साहब, है ना। अब ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूं, चर्चा यहीं से आगे बढ़ाता हूं। सुनो देखो क्या हुआ कि v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर और साथ में t, ऐसा ही है ना, पक्का पक्का, है ना। अच्छा वेलोसिटी होती क्या है? चेंज इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पार्टिकल, है ना, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कि अगर समय के बीतने के साथ साथ पार्टिकल की जो पोजीशन है अगर उसमें चेंज होता चला जाए तो हम क्या कहेंगे कि पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी नहीं होती तो समय के बीतने के साथ साथ पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, समय तो बीतता चला जाता परंतु मैं यहीं खड़ा रह जाता। देखो ध्यान से सुनो, इस समय मेरी कोई वेलोसिटी नहीं है ना, और देखो समय तो बीतता जा रहा है, समय तो बीतता जा रहा है, समय तो बीतता जा रहा है। क्या मैं स्क्रीन से निकल के बाहर पहुंच गया? क्या नहीं पहुंचा ना, यहीं खड़ा हूं, क्योंकि मेरी वेलोसिटी कैसी है? जीरो है भाई साहब। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, है ना। समय के बीतने के साथ साथ अगर पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज ना आए तो क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा कि पार्टिकल रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। आई होप बात समझ आ रही है, पक्का पक्का सोच ले। ये कुछ इस तरह का केस है, ये कुछ इस तरह का केस है कि मान लीजिए कि इस तरह से मान लो अपना ना ये एक ऐसा कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, मैंने बोला ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मैंने बोला कि मान लो पार्टिकल जो है ना इनिशियली मान लो इस पॉइंट के ऊपर मौजूद था, इस पॉइंट के ऊपर मौजूद था, ठीक है, और उसका जो पोजीशन वेक्टर था ना वो था मान लो आर इनिशियल वेक्टर, ठीक है, क्या था? आर इनिशियल वेक्टर। और उसके बाद भाई साहब पार्टिकल ने मूव करना शुरू करा, पार्टिकल ने मूव करना शुरू करा, ओए 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 ओए, और मूव करता करता पार्टिकल यहां आ गया, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट है। इस समय जो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है बोल दिया गया मान लो ये है आर फाइनल, है ना, ये है मान लो आर फाइनल। ऐसा लगे कि अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा तो थोड़ा स्लो कर रहे हैं ना वीडियो को, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक चर्चा इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूं फालतू, है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से देखो, तो भाई साहब इनिशियली पार्टिकल यहां मौजूद था और फिर समय के बीतने के साथ साथ मूव करता रहा और मूव करके कहीं तो यहां पहुंच गया, और अब जो फाइनल जो पोजीशन वेक्टर है ना वो ये है आर फाइनल है ना। तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भाई साहब वो ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ना ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट भाई साहब ये है, ये खुपात साला ये डिस्प्लेसमेंट है, ये मुझे निकालना है आर वेक्टर, ये मुझे निकालना है। अच्छा ये निकालना है। अब तुम ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा करके देखें तो मुझे पता चलेगा कि आर फाइनल जो है ना वो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके अंदर। सर आपको कैसे पता सर रिजल्टेंट वेक्टर है? अरे भाई ध्यान से देखो, आर वेक्टर की वजह से देखो दो सर और दो पूंछ मिल रही है कि नहीं? आर वेक्टर की वजह से दो सर और दो पूंछ मिल रही है, तो जहां पर दो सर और दो पूंछ मिलती हो वही तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अरे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में यही तो होता है, तुमको पढ़ाया था मैंने भाई साहब वेक्टर वाली सीरीज में, झूठ मत बोलना मैं बता रहा हूं। और नहीं देखकर क्या रखा तो देख के आ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, मैं ही पढ़ा रहा हूं, वहां पर भी जाओ देख कर आओ, बहुत आसान है भाई साहब, है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि भाई साहब किसी ट्रायंगल में ऐसा वेक्टर जहां पर दो सर और दो पूंछ मिलती हो वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना वो बाकी दो वेक्टर का सम लिखा जाता है, वो बाकी दो वेक्टर का सम लिखा जाता है। और मुझे तो क्या निकालना है? मुझे तो आर वेक्टर निकालना है, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, यही क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहता हूं आर वेक्टर, तो बेसिकली मुझे आर वेक्टर फाइनल माइनस आर वेक्टर इनिशियल मुझे ये निकालना पड़ेगा, मुझे ये निकालना पड़ेगा,
तब जाके मेरा काम बनेगा। अगर मैं ये निकल पाया तो चुपचाप से वो क्या हो जाएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। अब चाहो इसे तुम एस वेक्टर बोल लो, इसे एस वेक्टर बोल दिया जाता है इन जनरल, है ना, तो हम भी इसे चलो एस वेक्टर बोल देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं है, एस वेक्टर बोल लो, आर वेक्टर बोल लो, मैं तो कहता हूं क्या कबूतर वेक्टर बोल लो, अरे क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे, है ना। तो बेसिकली मुझे तो ये एस वेक्टर निकालना है, और ये एस वेक्टर क्या होने वाला है, आर वेक्टर फाइनल माइनस आर वेक्टर इनिशियल। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सुन वापस आ, देखिए तो तेरे को मैंने बेसिक चर्चा बता दी वेक्टर की, नहीं भी बताता तो कोई खास बात नहीं थी, पर बताने से बच्चा थोड़ा सा जो है वो जल्दी से पकड़ता है चीजों को, है ना। अब मेरी बात सुन देख, तो वी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ यही होता है भाई, है ना। और सामने क्या है, सामने तो वही है, सामने तो वही है, क्या है, u वेक्टर प्लस a वेक्टर और इंटू t। बात समझ आ गई ना, सोच ले। चलो आ जाओ, सुनो, देखो ध्यान से देखो, देखो अब क्या करते हैं अपन t को उस तरफ भेजते हैं, ठीक है, t को अपन क्या करते हैं, उस तरफ भेजते हैं। तो जो dr वेक्टर रहा, जो dr वेक्टर रहा वो क्या रहा, वो रहा u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, और साथ में आया dt, साथ में आया dt। बोल बात समझ आ रही है। चलो अब मुझे पता है कि तो dt टाइम में हुआ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये, तो है ना, छोटे से dt टाइम में हुआ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो पूरा निकालना पड़े तो क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट कर देंगे। मैंने बोला मान लो समय शून्य पर, मैंने बोला मान लो समय शून्य पर पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, ये ऐसा बोल लो कि तो देखो इनिशियल अपने को क्या बोलना पड़ेगा, ये तो पोजीशन वेक्टर है ना, तो पोजीशन वेक्टर देखो कहां से कहां चेंज करा, आर इनिशियल से आर फाइनल। तो समय शून्य पर जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर था वो तो आर इनिशियल था, और किसी समय टी पर, किसी समय टी पर पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर हो गया वो तो आर फाइनल हो गया, क्योंकि वो मूव करता 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 यहां पहुंच गया था भाई साहब, है ना। आ जाओ, तो क्या आया ये देखो, आर इनिशियल से और आर फाइनल तक, है ना। अब सुनो देखो, dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, फिर जब लिमिट पुट करेंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर फाइनल माइनस आर वेक्टर इनिशियल, है ना, आर वेक्टर फाइनल माइनस आर वेक्टर इनिशियल, और सामने देखो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, UDT का क्या हो जाएगा, UDT का क्या हो जाएगा, UT, है ना। इंटीग्रेशन करना नहीं सिखा रहा हूं मैं इस वीडियो में, वो तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, नीचे लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के देख कर आना, बहुत जबरदस्त ढंग से पढ़ाया भाई साहब, है ना। आ जाओ सुनो, तो ये हो गया U इंटू टी, और AT/dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सुनो, एक्सेलरेशन तो फिर से कांस्टेंट माना जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो t/dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2, क्या हो जाएगा, t²/2। बहुत बढ़िया साहब, तो ये आया भाई साहब साथ में a वेक्टर, और साथ में क्या आया, t²/2, t²/2। और सोच करके देख, ये जो r फाइनल माइनस r इनिशियल है यही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, अरे यही तो क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस a वेक्टर और साथ में t²/2। आई होप अपने को बात समझ आ गई होगी भाई साहब, बोलो आई है कि नहीं आई, पक्का पक्का, सोच ले। मैंने वेक्टर टर्म में थोड़ी सी बात करी, कई लोग इसे स्केलर के टर्म में भी बात करते हैं तो आसान लगता है, परंतु ये ज्यादा अच्छा है यार, है ना, ये ज्यादा डीप है, इसका ज्यादा अच्छा मतलब निकलता है ना, ये बात है। बोलो बात समझ आ रही है, पक्का पक्का, सोच ले, है ना। चलो आ जाओ, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूव करें भाई, देखो वो तो बिल्कुल बेसिक मेथड होता है, नौवीं में भी हमने सीखा था। क्या करते हैं, देखो ये जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, और ये जो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं इसको, है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, ये कहते हैं इसको। ये मैंने बोला कि मान लो 2 नंबर इक्वेशन हो गई, है ना। अच्छा, अगर स्केलर फॉर्म में लिखना होता तो क्या होता, स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, ऐसे लिखते हैं ना मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ये तो इसको बोल लो 1 नंबर, क्या ही फर्क पड़ता है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, इसको बोल लो, आ जाओ 1 नंबर। और अगर इसको अगर स्केलर फॉर्म में लिखना होता तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इसको बोल लो चलो 2 नंबर, कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं उसके अंदर, है ना। आ जाओ भाई, सुनो मैंने बोला, अब तू ध्यान से देख, तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है पता तो हम सबको है, कितनी होती है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यही होती है ना, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, होती तो यही है भाई, है ना। तो इसमें मैंने एक बात नोटिस करी कि यार इसमें टाइम तो कहीं नहीं आता, है कि नहीं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम तो कहीं भी नहीं आता। मैंने कहा अच्छा टाइम नहीं आता, तो मतलब कि टाइम को तो भगाना है, परंतु डिस्प्लेसमेंट तो आता है, मतलब कि यार इस इक्वेशन का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, परंतु इसमें जो टाइम है ना, ये टाइम मैं नहीं चाहता हूं यार, मैं नहीं चाहता इस इक्वेशन में टाइम रहे। तो मैंने क्या करा, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में से मैंने टाइम की वैल्यू निकाल ली, ठीक है,
पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में से मैंने टाइम की वैल्यू निकाल ली, जो कि कितनी आई, सुनो, इसको इधर भेजोगे तो हो जाएगा v माइनस यू और डिवाइड बाय a, है ना, क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा, देखो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू और डिवाइडेड बाय a, हाँ ये आएगा, है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इस वैल्यू को इस सेकंड नंबर इक्वेशन के अंदर यहां पर ऐसे पुट कर देंगे। देखो पुट करने पर क्या मिलने वाला है अपने को, ये मिलने वाला है, सुनो, s इज इक्वल टू यू और इंटू t की वैल्यू देखो क्या है, v माइनस यू बाय a, है ना। फिर क्या करना है, फिर प्लस का निशान लगाना है, फिर 1/2 और a लिखना है, और फिर टी स्क्वायर की जगह पे अगेन v माइनस यू बाय a और इसका होल स्क्वायर, है ना। पक्की बात एकदम, सोच एक a को तो मार देगा, है ना। तो जो चीज अपने पास बनने वाली है ना s इज इक्वल टू, वो ये बनने वाली है, सुनो, uv माइनस यू स्क्वायर बाय a, है ना। समझना उसको, देखो मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा अभाव है, समझना उसको, है ना। uv माइनस यू स्क्वायर बाय a और प्लस 1/2 और देखो v माइनस यू का तो होल स्क्वायर, और नीचे देखो एक है तो एक को मार देगा ना, तो नीचे सिर्फ एक a बचेगा, नीचे सिर्फ क्या बचेगा, एक a बचेगा। अब इसको अगर मैं एलसीएम लेकर के अगर सॉल्व करना चाहूं ना, तो s इज इक्वल टू, देखो एलसीएम तो 2a ही आने वाला है, एलसीएम तो क्या आने वाला है, 2a आने वाला है। तो देखो यहां पर a है, 2 नहीं है, तो 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर, है ना। और क्या आएगा, प्लस में यहां पर आएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर, v माइनस यू का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इसमें क्या टर्म बनने वाली है, इससे बनने वाली है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और माइनस 2uv, है ना। वो माइनस 2uv प्लस 2uv को मार देगा, और ये 2 को अपन इधर भेज देते 2a को, तो फाइनली मेरे पास क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 2as, क्या बनने वाला है 2as, और सामने क्या बनने वाला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बोलो तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई, एकदम पक्का सोच ले, क्योंकि वहां पर तो u प्लस का आएगा, परंतु ये माइनस 2u बाहर भी है ना, तो ये माइनस 2u स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। इसको कहते हैं अपन लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई साहब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, बिल्कुल सिंपल है एकदम, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता तो मैं इसको भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन मेथड से कर सकता था, क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन की एक और डेफिनेशन होती है, क्या होती है, a इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। भाई साहब कल वाली वीडियो में पढ़ाया था तुमको, झूठ मत बोलना एकदम, है ना। वहां पर पुट करता v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, मेरा काम तो वैसे भी हो जाता, इंटीग्रेशन से भी हो जाता। अगर मैं इसको एलिमिनेट नहीं करता ना, टाइम को बिना टाइम को एलिमिनेट करे अगर मैं सॉल्व करना चाहता तो मैं वैसे भी सॉल्व कर सकता था, कोई खास बात नहीं थी उसके अंदर। बोल बात समझ आ गई, आई होप अपने को ये प्रूफ तो समझ आ गए होंगे, हर एक किताब में मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा एक चीज और होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, है ना, जानते हो ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं उसको भी अभी अभी इसके साथ साथ ही ले लेता हूं, फिर अपना पूरा ध्यान पूरी वीडियो में फिर प्रॉब्लम के ऊपर ही रहेगा। थ्योरी वाला पार्ट एकदम से इसको खत्म कर देते हैं। और जानते हो इस जो एसएनएच जो निकालने वाला हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसमें थोड़ा सा झोल झाल भी होता है, तो वो झोल झाल की चर्चा भी मैं तुम्हारे साथ करूंगा कि इसमें झोल क्या है ना। अब मेरी बात सुनो, अच्छा सा तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और फिर अपन चर्चा को और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, करो एक बार, आ जाओ बेटा, चलो। अब एक और बहुत ही बेहतरीन चीज मैं तुमको बताता हूं, ठीक है बिल्कुल बेसिक, पर भाई साहब बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, सुनो, ये कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन nth सेकंड, ठीक है, इन nth सेकंड। सर ये nth का क्या मतलब है सर, nth सेकंड, है ना। इसको समझते हैं, रुको जरा, एकदम एक एक चीज को बहुत बड़े ढंग से समझेंगे अपन, है ना। और डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए अपन s लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं मैं, देखो s, और nth सेकंड में लगा रहे ना, इसलिए नीचे लिख दिया nth, है ना, इसलिए इसको snth कहते हैं। क्या कहते हैं, snth। बोलो बात समझ आ गई। snth का क्या मतलब होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकंड। अभी nth सेकंड का क्या चक्कर है, अब मेरी बात सुन बेटा, ध्यान से देख। जैसे मान लो समय शून्य पर, एकदम समय शून्य पर था और समय जस्ट शुरू हुआ, मतलब आपने अपनी घड़ी पर, आपने अपनी स्टॉप वॉच को, स्टॉप वॉच समझते हो ना, जिसमें टाइम दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान भी इस्तेमाल करते हैं, वो रेफरी लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जब मैच हो रहा होता है, उसको स्टॉप वॉच कहते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी स्टॉप वॉच शुरू करी t इज इक्वल टू 0 से, और जब हो गया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, शुरू में आपकी स्टॉप वॉच पर पहले दिखा रहा था 0 सेकेंड, ठीक है, अब दिखा रहा है 1 सेकेंड, फिर दिखाएगा 2 सेकेंड, फिर दिखाएगा 3 सेकेंड, है ना, फिर दिखाएगा 4 सेकेंड, ऐसे दिखाएगा ना। अब मेरी बात सुन बेटा, देख ध्यान से देख,
तो बेटा ये जो 0 से और 1 सेकंड के बीच का जो टाइम होता है, देखो 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, बेटा ये जो 0 सेकंड से और फर्स्ट सेकंड तक का, ये जो पहला 1 सेकंड तक का ये जो टाइम होता है ना, इसे कहते हैं फर्स्ट सेकंड। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट सेकंड कहते हैं कि भाई पहला सेकंड, कि भाई कोई इवेंट होना शुरू हुआ और उसके पहले सेकंड में ही, है ना, बोला पहले सेकंड में ही भाई साहब चौका मार दिया, तो पहले सेकंड का मतलब यह था कि 0 सेकंड से और 1 सेकंड से 1 सेकंड तक के बीच का समय। ठीक है, यह बोला गया कि मैच शुरू होने के बाद दूसरे ही सेकंड में यह हो गया। दूसरे सेकंड का मतलब यह है कि पहले सेकंड से और दूसरे सेकंड के बीच का समय, ये सेकंड है भाई साहब। फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, है ना, सेकंड स्क्वायर वो नहीं है ये। ठीक है, सेकंड, पहला सेकंड का मतलब दूसरा, और दूसरा सेकंड मतलब वो टाइम की यूनिट जो होती है ना, ऐसा समझ जाना तुम लोग। मैं यहां पर लिख देता हूं, उसको ऐसे लिख देता हूं, सेकंड। ओके, कई लोग तो सोचे पता नहीं बावड़ा हो गया मास्टर। सुनो, मैच शुरू हुआ और मैच शुरू होने के तीसरे ही सेकंड में, तीसरे सेकंड से मेरा मतलब है कि दूसरा सेकंड t=2 सेकंड से t=3 सेकंड के बीच का ये जो समय है, इसे कहा जाता है थर्ड सेकंड। क्या कहा जाता है? थर्ड सेकंड। तो अब ध्यान से देखें, तो एक आगे वाला चल रहा है, मतलब 0 से 1 सेकंड के बीच में फर्स्ट सेकंड, 0 से 2 सेकंड के बीच में सेकंड सेकंड, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में थर्ड सेकंड, ऐसे चल रहा है, और ये हो जाएगा फोर्थ सेकंड। आई होप अपने को बात समझ आ गई होगी, है ना। ये हो गया अपना फोर्थ सेकंड। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ये है हमारा फोर्थ सेकंड। मैंने कहा ठीक है। तो अच्छा, इससे अगर मैं समझना चाहूं कि nth सेकंड क्या होगा, nth सेकंड देखो, मैंने बोला n सेकंड, और n सेकंड से पहले आया होगा n-1 सेकंड, यही रहा होगा ना। बोल पक्की बात। जैसे थर्ड सेकंड की बात करूं तो थर्ड सेकंड में देखो, यहां 3 सेकंड, यहां 2 सेकंड। तो अगर मैं nth सेकंड की बात करना चाहता हूं तो यहां होना चाहिए n सेकंड और यहां होना चाहिए n-1 सेकंड। तो n-1 सेकंड से लेकर और n सेकंड तक के बीच का जो समय होता है, ये जो समय है, ये है मेरा nth सेकंड, है ना। ये क्या है मेरा? nth सेकंड। बोल बात समझ आ गई? पक्का। अब देखो सवाल किस तरह का पूछा जाता है। सवाल इस तरह का बोला जाता है, सवाल इस तरह के बहुत आएंगे कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकंड बोला जाएगा, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 4th सेकंड बोला जाएगा, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन द 10th सेकंड, ऐसा बोला जाएगा, है ना। अब मेरी बात सुनना, जरा ध्यान सुनना। देखो, मैंने बोला कि मान लो 0 सेकंड पर हम खड़े हुए थे, मान लो ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर खड़े हुए थे, ठीक है। मुझे बोला गया कि भैया आप जो है ना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताओ थर्ड सेकंड के अंदर, ठीक है। हमारी बॉडी थी भाई यहां से, हाँ, जो उसने चलना शुरू करा था, और अपने को बोला गया कि थर्ड सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल हुई, ये बताओ। अब तो सोच, थर्ड सेकंड में जो दूरी ट्रेवल हुई है वो तो यही है ना भाई। अगर आप यहां से चलना शुरू करो, है ना, तो थर्ड सेकंड में जो दूरी ट्रेवल हुई वो दूरी तो यही है। अरे वो दूरी तो यही है। मैंने कहा अच्छा, तो ये कैसे बताएं? तू सोच करके देख, आप 0 से लेकर और 3 सेकंड तक की दूरी कैलकुलेट कर लो। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप 0 से लेकर और 2 सेकंड तक की दूरी कैलकुलेट कर लो। बोला ठीक है, इन दोनों दूरियों को आपस में घटा दो, बन गई बात। अरे हाँ, थर्ड सेकंड की दूरी अगर निकालनी पड़े तो 0 से लेकर और 3 सेकंड तक के बीच की दूरी ट्रेवल कर लीजिए, ठीक है। 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच की दूरी ट्रेवल कर लीजिए, दोनों दूरियों को आपस में घटा दीजिए भाई साहब, मिल गया अपना टाइम, मिल गया अपनी दूरी भाई साहब। थर्ड सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल करी? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं v = u + 80 लिखता हूं ना, तो उसका यह मतलब होता है कि भाई साहब t सेकंड में फाइनल कितनी रफ्तार हो गई। जब मैंने लिखा s = ut + ½ at², तो जो s होता है ना, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन t सेकंड। बोलो बात समझ आई? t सेकंड में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो होता है वो। हाँ यार, ये होता है, बात समझ आई। तो अगर मेरे को थर्ड सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल करी ये निकालना है, तो पहले 0 से 3 सेकंड तक, 3 सेकंड तक कितनी दूरी ट्रेवल करी ये निकाल लो, 2 सेकंड तक कितनी दूरी ट्रेवल करी वो निकाल लो, फिर उन दोनों को घटा दो आपस में, तो अपना काम हो गया। ऐसे करना चाहिए। अब सोच करके देख, इसी को अपन थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, इसी को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, मतलब एकदम जनरल से बात करते हैं। अब मेरी बात सुन, अपने को बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल हुई। सोच करके देख, कहीं तो ओरिजिन रहा होगा, है ना, कहीं तो ओरिजिन रहा होगा। तो अगर मेरे को nth सेकंड में दूरी निकालनी है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूं, सबसे पहले तो मैं n सेकंड की दूरी निकाल लूं,
है ना। फिर n-1 सेकंड की दूरी निकाल लूं, फिर इन दोनों को आपस में घटा दूं, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? हाँ, ऐसे करना चाहिए, तब बनेगी बात, है ना। बात समझ आई? nth सेकंड में अगर कवर्ड हुआ डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर n-1 का निकालो, उनको घटा दो, तो आ गया आंसर। बात समझ आई ना? पक्का सोच ले। अब सोच करके देख, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है, जो मुझे डिस्प्लेसमेंट देने वाली है, वो होती तो ये है, क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बताती है मुझे ये इक्वेशन, कि t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बताती है मुझे ये इक्वेशन। अब सोच करके देख, अगर t टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो n सेकंड में, t सेकंड में अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो n सेकंड में, t सेकंड में अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो n सेकंड में, कितना हुआ भाई साहब? इतना हुआ। देख, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड्स, देख n सेकंड, sn डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड, कितना आया सुनो, u, और अब देख t सेकंड में इतना था तो n सेकंड में un प्लस हाफ और ए एन स्क्वायर। हाँ, ये आ गया भाई साहब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n-1 सेकंड निकालना पड़े तो देखो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n-1 सेकंड कितना आया? u, और n की जगह पर क्या आ जाएगा? n-1 प्लस 1/2 और a और n-1 का होल स्क्वायर। हाँ, ये बात आई। अब सुन मेरी बात सुन, मुझे n सेकंड में कवर्ड हुआ डिस्प्लेसमेंट भी पता है, मुझे n-1 सेकंड में भी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हुआ ये भी पता है, तो अगर ये निकालना पड़े तो अरे दोनों को घटा दो भाई साहब, वही तो मेरा आंसर है ना। आ जाओ, सुनो, देखो, आ जाओ, आंसर निकालते हैं। आप सुनो, देखो, और फिर अब इस आंसर को हम लोग एक फार्मूले की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं? एक फार्मूले की तरह। आज डेरिवेशन हो गया, आज के बाद फार्मूले की तरह पढ़ेंगे, और कुछ इसमें झोलझाल भी है, वो झोलझाल भी मैं तुम्हें बताऊंगा। सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना। तो अगर मुझे nth सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल हुई, अगर मुझे ये बताना है, तो मुझे जो दूरी n सेकंड में ट्रेवल हुई है उसमें से घटा देना चाहिए उस दूरी को जो कि n-1 सेकंड में ट्रेवल हुई है। ये बात है ना, पक्की बात एकदम। अगर मुझे nth सेकंड में ट्रेवल हुई दूरी बतानी है तो मुझे n सेकंड में ट्रेवल हुई दूरी में से n-1 ट्रेवल सेकंड में जो दूरी ट्रेवल हुई उसको घटा देना चाहिए, बस nth सेकंड की दूरी आ जाएगी। थर्ड सेकंड की अगर दूरी निकालनी है तो 3 सेकंड में जो दूरी ट्रेवल हुई है उसमें से घटा देना चाहिए उस दूरी को जो कि 2 सेकंड में ट्रेवल हुई है। बस यही बात है कि नहीं भाई साहब? बोल, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बताना मेरे को नीचे कमेंट में कि सर आपने सही पढ़ाया, समझ आया, कि सर आपने बिल्कुल बेकार पढ़ाया, सब ऊपर से चला गया, कुछ समझ नहीं आया, वो भी बता देना। वैसे मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, है ना, तुम्हें पता है, मेरे को पता है तुम्हें समझ आ रहा होगा यार। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैमरे में से बाहर निकल के आ जाऊंगा मैं, फिर भूत बन जाऊंगा मैं। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? पक्का? आ जाओ, सुनो, ध्यान से देखो, आ जाओ, सुनो, एसएनएस निकालते हैं। एसएनएस आ जाओ। एसएन कितना है? एसएन ये रहा, सुनो, यूएन प्लस 1/2 और an का स्क्वायर माइनस एसएन है, तो देखो ये रहा u और n-1, और अभी माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि ब्रैकेट बाहर माइनस है ना, ये बाहर माइनस है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा ना। कितना आया? 1/2 और a और n-1 का होल स्क्वायर। बोल, बात समझ आ गई? अब सोच करके देख, ये तो un है, और ये है, देख सुन, माइनस un और प्लस का u, तो un को मार देगा तो बचेगा कितना? प्लस का u, है ना। तो देखो, एक तो बचा प्लस का u प्लस, सुनो, इन दोनों टर्म का तो हो गया काम। अब इन दोनों को देखो, हाफ ए कॉमन आ रहा है ना, हाफ ए कॉमन आ रहा है ना, लो आ जाओ, हाफ ए को निकाल लो कॉमन, और अंदर क्या बना? n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, है ना। सोच करके देख, तो ये ऐसा नहीं लग रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, बस b की जगह पे n-1 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही। अच्छा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है वैसे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ ना, बोल दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब सोच करके देखो, a माइनस बी करो, n माइनस n प्लस 1, तो n को मार दिया, 1 बचा। a माइनस बी करो तो क्या बचा? 1 बचा। अच्छा, जाओ लिखते सुनो, SNH है ना, SNH। देखो, मैं बहुत सारी चीजें हवा में कर रहा हूं, समझना अब उस चीज को। प्लस 1/2 और a, चलो a माइनस बी करा हमने, तो a माइनस बी करा तो क्या मिला? n माइनस n प्लस 1, तो 1 ही मिला। लो, इंटू a प्लस बी करो, n प्लस n माइनस 1, तो कितना मिला? 2n माइनस 1। ये बात भाई साहब, ये बात समझ आई ना? पक्का सोच ले, है ना। और यहां पर भी क्या करा था? देखो, un और माइनस un और प्लस का u इंटू 1, तो यहां पर क्या बना है? u इंटू 1 ही बना है बस, है ना। बाकी तो un को तो एक दूसरे को मार दिया। तो देखो मेरे पास, देखो ध्यान से देखो, अच्छा फॉर्मूला बन गया कि nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो ये आता है, u प्लस 1/2 और a इंटू 2n माइनस 1, है ना।
ये आ गया मेरे पास, देखो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। ठीक है, बोल बात समझ आई? बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। 10 बार अगर फॉर्मूले को हाथ से लिखेंगे तो याद हो जाएगा ना, 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। u प्लस 1/2a इंटू 2n-1। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का पक्का सोच ले, है ना। अब मेरी बात सुन ले ध्यान से रहे, कुछ कुछ बातें मैं तुम्हें इस फॉर्मूला के बारे में बताता हूं जो कई बार किताबों में नहीं भी लिखी रहती। अच्छी किताबों में देखोगे तो मिलेगी, चिरकुट किताबों में देखोगे तो मिलेगी, गलत मिलेगी वहां पर। मेरी बात सुन बेटा, ये s क्या है? अगर कई बार पता है क्या पूछा होता है सवाल में, कई बार सवाल में पूछा होता है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 3rd सेकंड, इन 4th सेकंड, इन 5th सेकंड। अब बच्चा जैसे 3rd सेकंड देखता है ना, 4th सेकंड देखता है, बच्चा बड़ा एक्साइटेड, हाँ ये तो मेरे को आता है, लगा बैठता है इसको और गलत हो जाता है। भाई साहब सवाल में पढ़ ध्यान से देख, डिस्टेंस दे रखा है और ये फॉर्मूला तेरे को डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता। ठीक है, तो किसी भी सवाल में अगर डिस्टेंस पूछा हो 3rd सेकंड में, 4th सेकंड में, तो ऐसे टैकल नहीं करना, उसको वैसे टैकल करना है जैसे 3rd वीडियो में सिखाया था। 3rd वीडियो में याद कर, वो पलटी मारने वाले सवाल पढ़ाए थे ना, तो उसको वैसे टैकल करना है, ऐसे टैकल नहीं करना है उसको। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पक्का पक्का सोच ले एकदम। तो ये जो फॉर्मूला है, पहली बात, सबसे पहली बात जो पॉइंट मेरे को याद रखने चाहिए, उसमें सबसे पहली बात ये है कि दिस गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट द डिस्टेंस, एंड नॉट द डिस्टेंस, एंड नॉट द डिस्टेंस। तो सबसे पहली बात तो अपने को यह बात पता होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, समझ आती है। अच्छा एक और बात सोच, देख अगर किसी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना हो तो क्या दोनों तरफ डायमेंशन मैच करने चाहिए क्या? अगर इस तरफ अगर किलोग्राम है तो इस तरफ भी किलोग्राम होना चाहिए, इस तरफ अगर मीटर है तो इस तरफ भी मीटर होना चाहिए, इस तरफ सेकंड है तो इस तरफ भी सेकंड होना चाहिए। सोच करके देख। और सेकंड में सिर्फ सेकंड ही जुड़ सकता है, मीटर में सिर्फ मीटर ही जुड़ सकता है, किलोग्राम में सिर्फ किलोग्राम ही जुड़ सकता है। अरे 4 किलो केले में 5 मीटर लेंथ तो नहीं जोड़ सकते ना, कि सर 4 किलो केले प्लस 5 मीटर लेंथ, ऐसा थोड़ी होता है यार, है ना। बोलो 5 किलो संतरा प्लस 2 सेकंड, ऐसा थोड़ी होता है यार। बात समझ रहे कि नहीं आ रही? 2 सेकंड में 5 सेकंड ही जोड़ सकते हो, 2 किलो संतरे में 5 किलो केले ही जोड़ सकते हो, मतलब बेसिकली क्वांटिटी भी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? वो भी तो 2 किलो संतरा में 5 किलो संतरा ही जोड़ सकते यार, आना तो बोलो यार, पक्का पक्का सोच ले एकदम। अब ध्यान से देख, इस तरफ तो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब किस तरफ तो जो डायमेंशन है वो लेंथ का है, इस तरफ देख ये तो मीटर पर सेकंड हो गया, वेलोसिटी है ना वो तो मीटर पर सेकंड है, और देखिए एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये तो इक्वेशन ही गलत है भाई साहब, इसका मतलब जो मैं पढ़ा के आया हूं बिल्कुल गलत पढ़ा के आया हूं। बोलो क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? और इनकरेक्ट है तो भाई साहब ये फॉर्मूला ही गलत है, फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बोलो 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 सन्नाटो, नीचे कमेंट करके बताओ कि सर हमने पहले ही सोच लिया था सर कि आप क्या बताना चाह रहे हो, या सही है कि गलत है। पहले तो कमेंट करके बताओ नीचे कि डायमेंशनली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और क्यों तुम्हें ऐसा लगता है मेरे बताने से पहले। और नीचे लिख के बताना सर देखो आपके बताने से पहले बता रहे हैं सर, वीडियो को स्टॉप करके। बोलो बोलो बोलो, लिख दिया तुमने? अब मेरी बात सुन बेटा, ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। सर ये तो सर मीटर पर सेकंड दिख रहा है। बेटा ये मीटर पर सेकंड नहीं है, तो ध्यान से देख, ये 1 था ना, ये 1 वो सेकंड के नाम का ही तो था जब हमने इसको सॉल्व करा था। देख un इंटू un-1, तो वो जो -1 था वो भी तो 1 सेकंड ही तो था। अरे ये बात थी भाई साहब। और ऐसा यहाँ पर वो 1 जो यहाँ पर तुमको नहीं दिख रहा है उसकी यूनिट तो लोगे कम से कम, नहीं लोगे? तो डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर, वो n का झोल जाल है भाई साहब, उसको समझना है अपने को। तो नीट में कई बार सवाल पूछा गया, पहले पूछा भी जा चुका है कि भाई साहब ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट? भाई साहब डायमेंशनली करेक्ट है, 110% करेक्ट है। वो जो 1 यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है उसी की महिमा है भाई साहब, उसी का महत्व है ये। बोल बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पक्का पक्का। तो दूसरी बात ये बताई गई कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, 110% करेक्ट भाई साहब, 110% करेक्ट, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। बोल बात समझ आई? पक्का पक्का सोच ले और सुन, देख ध्यान से देख। अच्छा कई बार तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि टाइम है ना पहले इतना था, मान लो 4.7 सेकंड और बढ़ करके हो गया 5.7 सेकंड। मैंने बोला कि ये जो बीच का जो टाइम इंटरवल है ना, मैं बोला कि इसमें बता कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो? बोलो सोच करके देखो कि t इज इक्वल टू 4.7 सेकंड से t इज इक्वल टू 5.7 सेकंड तक, बताओ क्या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो? सोचो 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 और नीचे कमेंट करो कि सर देखो सर आपके बताने से पहले सर बता रहे हैं कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, है ना? बताओ, रीजन भी लिखना साथ में। बोलो 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 बोलो, लिख दिया? मम्मी कसम है भाई साहब तुम्हारे ऊपर, बता रहा हूं मैं, ईमानदारी से करना भाई साहब, तो मजा नहीं आएगा। करा तुमने? अब मेरी बात सुन, बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब। कई बार चिरकुट किताबों में लिख दिया जाता है
SNF इज इक्वल टू u प्लस 1/2a 2n-1 वेयर n इज एन इंटीजर। भग साले, इंटीजर कहां लिखा, इंटीजर कहां है? मैंने एक बार भी बोला n इज इक्वल टू इंटीजर? वो तो समझाने के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड लिया, मैं समझाने के लिए 2.5 सेकंड 3.5 सेकंड 4.5 सेकंड भी तो ले सकता था। हाँ ले सकता था भाई साहब, उसमें क्या, बट डिफरेंस 1 होना चाहिए बस, है कि नहीं? डिफरेंस 1 होना चाहिए बस। अपने क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, इंटीजर हो चाहे ना हो। चिरकुट किताबों में लिखता है वेर एन इज इंटीजर, भग इंटीजर नहीं हो, काम पर चल जाएगा उससे, बस वो डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो सर इनके सर इसमें क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 5.7 माइनस 1, बस बात खत्म। हाँ इंटीजर हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक, एंड मे और मे नॉट बी इंटीजर। इंटीजर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई साहब, नहीं है वो ऐसे इंटीजर बस नहीं होता भाई। बोल बात समझ आई? पक्का? अरे सोच ले, है ना, एन मे और मे नॉट बी इंटीजर, है ना, एन मे और मे नॉट बी इंटीजर, मे और मे नॉट बी इंटीजर, मे नॉट बी इंटीजर। भाई साहब ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। वो किताबों में लिखते ही नहीं आता, तो लिखते तो गलत लिख देते हैं वो। अच्छी किताब पढ़ेगा तो सही मिलेगा, है ना। चलो बोलो बात समझ आई हमें, फॉर्मूला समझ आ गया ढंग से 110%, क्योंकि अब तो सवालों का दौर शुरू हो जाएगा। ज्यादा कोई आसान सवाल में लूंगा भी नहीं, बहुत सारे सवाल पूछेगा वो भी इक्वल टू यू प्लस टी पे पूछ लेगा। इनिशियल रफ्तार इतनी थी, समय शून्य पर निकला था अपने घर से, टाइम इतना बीत गया है, एक्सेलरेशन इतना है, बताइए रफ्तार कितनी होगी? मैं नहीं करा रहा, पता है ना अपने को होता है कि नहीं होता कैसे? बोल पक्की बात एकदम सोच ले। बोला बॉडी थी, समय शून्य पर चली थी, भाई साहब उसका एक्सेलरेशन इतना है, 3 सेकंड पर बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, सेकंड के मोशन लगा। मैं तो नहीं करा रहा भाई, बोल बात समझ आएगी नहीं? एकदम पक्का सोच ले। बोला गाड़ी जो है ना घर से चली थी भाई साहब, इनिशियल रफ्तार उसकी 0 थी, एक्सेलरेशन इतना था, इतनी दूरी डिस्प्लेसमेंट हो गया, बताओ कितनी रफ्तार? थर्ड इक्वेशन मोशन लगा। मैं नहीं करा रहा, बोल बात समझ आई? चंगू मंगू सवाल अपन नहीं करेंगे, कुछ अच्छे सवाल करेंगे, मजेदार सवाल करेंगे। जेईई मेंस में पिछले साल जो सवाल पूछे गए वो करेंगे भाई साहब, इरिडो के कुछ सवाल कराऊंगा, बहुत मजा आएगा भाई साहब, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी एकदम अच्छे से। बोल बात समझ आई है? सोच ले, पक्का 110%, है ना। ये बातें भाई साहब, ये 3 बातें इस फॉर्मूला को लगाने से पहले याद रखनी। इसके भी कुछ अच्छे सवाल कराऊंगा, परंतु सुनो इसका जो ज्यादा इस्तेमाल है ना, इसका ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे मोशन अंडर वर्टिकल प्लेन, है ना, मोशन इन वर्टिकल प्लेन, मोशन अंडर ग्रेविटी, वहां पर इसकी बड़ी महानता आएगी। ठीक है, तो आज इसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, कोई एक आध सवाल जरूर अच्छा से ले लूंगा मैं, उसको हम जरूर करेंगे, परंतु इसके ऊपर ज्यादा अच्छे सवाल हम लोग कब करेंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। अगली वीडियो में कोशिश करता हूं, पहले वही अपन उसको खत्म करते हैं, पहले मोशन अंडर ग्रेविटी अगली वीडियो रहेगी, उसमें इसकी बड़ी महानता होगी, है ना। वहां पर अपन इसके बारे में बहुत सारे सवाल करेंगे, आज भी कराऊंगा कुछ अच्छे सवाल, परंतु ज्यादा अच्छे सवाल इसके करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में। बोल बात समझ आ गई? पक्का? अरे सोच लो भाई साहब, आना बोलो, पक्का पक्का, है ना। चलो आ जाओ, इसको नोट करो अच्छे ढंग से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बढ़िया से। देखो मैं अच्छे से तैयार होकर आ रखा हूं भाई साहब, है ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आओ बेटा चलो, अब कुछ एक आधे में तुम्हें सवाल कराता हूं, कुछ ठीक ठाक से सवाल करते हैं, उसके बाद फिर बढ़िया सवालों की तरफ अपन चल पड़ेंगे। ठीक है, देखो क्या सवाल कराया गया। इस तरह के सवाल ना बहुत कराए जाते हैं, बहुत तुमको दिखेंगे, एचसी वर्मा में भी दिखेंगे, तुम लोग अगर किसी कोचिंग की शीट वीट अगर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो तो शीट में भी तुम्हें सवाल दिखेंगे, सिंगेज में भी बहुत सारे सवाल तुम्हें दिखेंगे। देखो इस तरह के सवाल बोले जाते हैं, रिएक्शन टाइम वाले सवाल होते हैं। देखो मैं बताता हूं तुम्हें, सुनो। बोला गया कि मान लो ये ना अपना रोड है, ओके, स्ट्रेट रोड है, धरती माता है ये, ठीक है, ऐसे भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। और मैंने बोला कि चलो मान लो तुम लोग अपनी गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, मैंने बोला मान लो ये है हमारी गाड़ी, तुम्हारा तो ठेला होगा ना, मेरी गाड़ी है मान लो, समझ लो ये मेरी BMW, ओके, ये मेरी BMW, चलो ये मेरी BMW, ये अपन तो ऑडी मान लेते हैं, ऑडी ज्यादा अच्छी लगती है मुझे तो, मान लो ये अपनी ऑडी हो गई, ठीक है। चलो भाई साहब ये अपन ने ऑडी बनाई अपनी सुंदर सी प्यारी सी, ठीक है। और इस समय मान लो कि मेरी गाड़ी की जो रफ्तार है ना, मान लो इतनी है, कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया साहब, मैंने बोला इतनी, ठीक है। और अगर मैं बहुत जबरदस्त ब्रेक भी प्रेस कर दूं ना, ऐसा बोला गया सवाल में, इफ आई प्रेस द ब्रेक्स वेरी हार्ड, तो बोला गया कि जो मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन ये गाड़ी प्रोड्यूस कर सकती है, ऐसा बोला गया कि a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज्यादा का डी एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जब मैंने माइनस बोल दिया तो समझ जाइएगा कि मैं डी एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया तो क्या हो जाएगा? डी एक्सेलरेशन। मतलब रफ्तार अगर धीरे धीरे बढ़ रही है समय के साथ साथ तो एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी, है ना। और अगर रफ्तार धीरे धीरे घट रही है समय के बढ़ने के साथ साथ तो अपनी गाड़ी डी एक्सेलरेट कर रही है, माने उसकी रफ्तार धीरे धीरे घट रही है, उसे डी एक्सेलरेशन बोला जाता है और ऐसे माइनस से दिखाया जाता है। बोलो बात समझ आ गई?
पक्का एकदम। अब सोच करके देखो, बोला गया कि मान लो तुम ये गाड़ी चला रहे थे और तुम्हारी गाड़ी के सामने भाई साहब कोई बहुत सुंदर सी प्यारी सी एक लड़की आ गई, बहुत सुंदर कन्या आ गई एक प्यारी सी, है ना। देखो सुनो, यहाँ आ जाओ। बोला गया कि मान लो ये आ रही है ना, ये रही अपनी सुंदर कन्या है, ये सुंदर सी कन्या है बालो, है ना, ऐसे बोला गया। और ये सुंदर कन्या भाई साहब यहां से बोला गया मान लो 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर है। तुम गाड़ी चला रहे थे भाई साहब, मस्त 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 भाई साहब, तुम गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते तुम्हारे सामने कन्या आ गई। अब तुमने देखा यार ये तो मरनी तो नहीं चाहिए यार, ऐसे मर जाएगी तो साला मजा तो नहीं आएगा यार, है ना। तुमने सोचा कि चलो ब्रेक लगाकर इसे बचा ही लिया जाए। तो भाई साहब तुमने ब्रेक लगाया, है ना। पर ब्रेक लगाने से पहले और उसके सामने आने से पहले देखो बीच में थोड़ा सा समय था, है कि नहीं। जैसे तुम गाड़ी चला रहे थे, सामने कन्या आई, हाँ कन्या आई, तो तुमने सोचने में थोड़ा समय लिया कि इसे बचाऊं कि उड़ा दूं भाई साहब, है ना, कि इसे बचा दूं कि उड़ा दूं। तो जो बीच का जो समय था ना, ये डिसीजन लेने में जो तुमने समय लगाया, इसी को कहा जाता है रिएक्शन टाइम। क्या कहा जाता है इसे? रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम वो टाइम कहलाता है जब आप किसी इवेंट को होने से रोकने के लिए, होने के लिए भाई साहब आप क्या डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन लेने में जो समय लगता है भाई साहब, वो समय कहलाता है रिएक्शन टाइम, है ना। कि भाई साहब मुझे कोई ना कोई डिसीजन तो लेना है, मेरे सामने कोई इवेंट है, या तो मैं इसे होने देना चाहता हूं या मैं इसे रोकना चाहता हूं। तो भाई साहब उसके लिए मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये डिसीजन लेने में जो समय लगता है भाई साहब, इस समय को ही कहा जाता है रिएक्शन टाइम। सामने कोई गेंडा खड़ा होता, बूढ़ा कोई खड़ा होता, अंकल, तुम सोचते साला उड़ा दे इसको, तो वो जो समय लिया तुमने डिसीजन लिया जो उड़ाने में, कि भाई सोचा हाँ अंकल आ तो गया, अब तुमने डिसीजन लेने में थोड़ा सा समय लगाया, ये जो समय लगाया भाई साहब, इस समय कहलाता है रिएक्शन टाइम। आई होप तुमको मेरी बात समझ आ गई होगी। पक्का सोच ले, कोई तो इवेंट है, या तो हम होने देना चाहते हैं या तो हम उसे रोकना चाहते हैं, तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। ना बोलो, हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या तो मैं इसे रोकना चाहता हूं या तो मैं इसे होने देना चाहता हूं। तो ये डिसीजन लेने में जो मन में जो समय लगेगा, दिमाग को जो समय लगेगा, इस दिमागी समय को ही कहा गया क्या? रिएक्शन टाइम। बोल बात समझ आ गई। मैंने ऐसा बोला कि चलो मान लो हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो मैंने बोल दिया मान लो 0.5 सेकंड है, मतलब आधे सेकंड में ही हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि भाई साहब इसे उड़ाना है या इसे बचा देना है। बोलो बात समझ आई। पक्का है ना। आ जाओ सुनो, अब पता है क्या सवाल बोला गया? सवाल ये बोला गया भाई साहब ये डेटा है तुम्हारे पास सारा का सारा, बोला गया बताओ कन्या बच गई कि मर गई, है ना। यही सवाल बोला गया। क्या सवाल बोला गया? बताओ कि भाई साहब कन्या बच गई कि मर गई, कन्या बच गई या उड़ गई, ऐसा कर देते हैं, है ना, या फिर कन्या बच गई या उड़ गई, ये सवाल अपने को पूछा गया। चलो मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को स्टॉप कर, है ना, खुद से सोच, एनालिसिस कर प्रॉब्लम का, कि देख क्या पूछना चाह रहा है और कैसे मुझे इसे टैकल करना चाहिए। क्योंकि एक बार दिमाग में बैठ गई ना चीज भाई साहब, फिर आप दिक्कत नहीं करोगे भाई साहब। करो एक बार जरा। ना 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 ना। चलो करा होगा ना तुमने? पक्का? ये थोड़ा सा और समय चाहते हो? करो 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 करो, शाबाश, मेरे पास बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, करो तुम। ना 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 ना। करा? पक्का? अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख। देख प्रॉब्लम में हुआ क्या होगा कि आपकी गाड़ी अभी भी मोशन में है, ठीक है, गाड़ी आपकी अभी मोशन में है और 20 मीटर पर सेकंड आपकी गाड़ी की रफ्तार है। कन्या सामने आ गई, है ना, आपकी गाड़ी की अभी गाड़ी चल रही है आपकी 20 मीटर पर सेकंड से आपकी गाड़ी चल रही है, कन्या सामने आ गई। आपने सोचने में समय लगाया कि इसको बचाऊं कि रोकूं, 0.5 सेकंड निकल गया। अब उस 0.5 सेकंड में आपकी गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ चुकी है ना, अभी तक आपने ब्रेक नहीं लगाए, परंतु आपकी गाड़ी उसी 20 मीटर पर सेकंड से भाई साहब आगे निकल चुकी ना। सोच करके देख कि भाई साहब 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 0.5 सेकंड में कितना आगे निकल गई होगी? 10 मीटर आगे निकल गई होगी। हाँ ना बोलो भाई साहब, v इक्वल टू एक्स बाई टी, तो x इक्वल टू वी इंटू टी। हाँ ना बोलो भाई साहब, x इक्वल टू वी इंटू टी। तो कितना आगे बढ़ चुकी मेरी गाड़ी? मेरी गाड़ी भाई साहब 10 मीटर आगे बढ़ चुकी। मेरी गाड़ी कितना आगे बढ़ चुकी? 10 मीटर आगे बढ़ चुकी। और 10 मीटर आगे बढ़ने के बाद अब मैंने यहां से ब्रेक मारना शुरू करा। अब देख गाड़ी के बीच में और कन्या के बीच में अब कितनी दूरी बची है? 190 मीटर, है ना। 10 मीटर तो गाड़ी पहले ही आगे बढ़ चुकी, ब्रेक लगाने से पहले ही चला आगे बढ़ गई 10 मीटर भाई साहब। अब कन्या के भाई साहब बीच में और गाड़ी के बीच में भाई साहब 190 मीटर की दूरी बची है। कन्या के भाई साहब प्राण संकट में भाई साहब बचाने हैं अपने को। अब ध्यान सुनो, वो तो देखेंगे बाद में, बची के मर गई देख लेंगे बाद में, है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो तो 190 मीटर की दूरी बची है भाई साहब कन्या के बीच में। कन्या देख रही है साला गाड़ी आ रही भाई साहब, है ना। मेरी बात सुनो ध्यान से देखो। अब अपन ने ब्रेक मारना शुरू करा और बहुत जबरदस्त मैंने ब्रेक मारा। मैंने कहा कन्या है भाई साहब, सुंदर है बहुत, बच जानी चाहिए भाई साहब, नहीं मरनी चाहिए, ऑप्शन अपना खत्म हो जाएगा नहीं तो एक, है कि नहीं भाई साहब। हाँ ऐसे मतलब ठीक है, ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो क्या मतलब, ऐसे तुम लोग क्या समझ रहे हो ऐसे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कन्या थी तो मैंने कहा चलो बचा देते हैं। बुढ़ा होता तभी भी मैं तो बचा देता, तुम्हारा नहीं पता मुझे, है ना। सुनो बहुत बढ़िया भाई,
तो मैंने बहुत जबरदस्त ब्रेक मारा, मैंने जबरदस्त ब्रेक मारा मैंने। अब देखो इस समय गाड़ी की रफ्तार थी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और जब ब्रेक मारा तो धीरे धीरे रफ्तार घटनी शुरू हो गई और घटते 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 जीरो हो गई। कुछ दूरी ट्रेवल करने के बाद जीरो होगी। अब वो दूरी अगर 190 मीटर से कम हुई, मतलब पहले ही जीरो हो गई, तब तो कन्या बच जाएगी, मैं भी खुश बहुत। अगर गाड़ी 190 मीटर के बाद जाकर के रुकी तो भाई साहब प्राण निकल जाएंगे, कन्या मर जाएगी, मैं जेल में फांसी, मैं भी ऊपर भाई साहब। मैंने कहा देखो चलो आ जाओ ट्राई करते हैं, देखो कितनी दूरी में गाड़ी रुकती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ख्याल मेरे दिमाग में आया। सर आपके दिमाग में कैसा है? प्रैक्टिस भाई साहब, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ रट के आ रखा हूं, तो मेरे सामने कोई अननोन सवाल लाएगा भाई साहब हो जाएगा अपने से, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस है। तुम भी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे। सुनो देखो ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है कि भाई साहब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आई होप अपने को बात समझ आ गई होगी, है ना। और फाइनल रफ्तार तो क्या होने वाली है? जीरो होने वाली है। माइनस इनिशियल रफ्तार क्या थी? 20, तो उसका स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है? ए कितना है? ए कितना है? कहां गया ए भाई साहब? 5 माइनस का, वो भी तो माइनस का 5 और इंटू दूरी। अब देख लेते कितनी दूरी में रफ्तार जीरो हुई है। हमने रफ्तार को जीरो करा ना, तो कितनी दूरी में रफ्तार जीरो हुई मैं जानना चाहता हूं। देख माइनस ने माइनस को मारा, 5 दूनी 10, 1 जीरो खत्म। अरे 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 अरे, रफ्तार तो भाई साहब 40 मीटर में ही जीरो हो गई। अरे भाई साहब ये तो बहुत मजा आ गया। रफ्तार तो 40 मिनट में, मेरी गाड़ी जो है ना वो यहां से और 40 मीटर में ही मेरी गाड़ी रुक गई। यहां से 40 मीटर में ही मेरी गाड़ी रुक गई। मतलब कन्या के बीच में और मेरी गाड़ी के बीच में अभी भी 150 मीटर की दूरी बची हुई है। हाँ तो कन्या तो भाई साहब परफेक्टली सेफ है, कन्या तो बिल्कुल परफेक्टली सेफ है भाई साहब। गाड़ी तो मेरी 40 मिनट में रुक गई। देखो 0.5 सेकंड बाद मैंने ब्रेक लगाया था, उस चक्कर में 10 मीटर की दूरी निकल गई थी और उसके बाद भाई साहब 40 मीटर में मेरी गाड़ी रुक गई थी। अरे हाँ ना बोलो भाई साहब, पक्का पक्का सोच ले। तो कन्या के बीच में और मेरी गाड़ी के बीच में कितनी दूरी रह गई? 150 मीटर की दूरी रह गई। बच गई ना फिर? हाँ तो बताओ कन्या बच गई कि उड़ गई? भाई साहब कन्या हमारी बच गई। हाँ ये बात, ऐसा सवाल होता है कि नहीं। अभी सारी चीजें कैसे आती हैं? प्रैक्टिस से आती हैं भाई साहब। प्रैक्टिस करोगे तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। हाँ ना बोलो भाई साहब, आया नहीं आया? और सुन देख ध्यान से देख, एक सवाल मैं तुमको दे करके जाता हूँ, ठीक है। और ये सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना भाई साहब। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। सुनो मेरी बात, क्या सवाल बोला? एक जैसे तुमने देखा है, तुम ट्रेन में कभी गए हो या फिर जिंदगी में बैलगाड़ी में घूमे हो? ट्रेन में गए हो कभी? तो जब ट्रेन में जब बीच में जैसे नदी वदी आ जाती है तो क्या होता है? ऊपर ब्रिज बनाया जाता है ना, ऐसे ब्रिज बनाते हैं और उसके ऊपर से अपनी ट्रेन गुजरती है ना। तो ऐसा बोला गया, मान लो कि एक रेलवे ट्रैक था और यहाँ बीच में देखो खाई है, ठीक है, यहाँ बीच में तो खाई है और यहाँ बीच में यहाँ तो नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ अपनी नदी है, ठीक है, यहाँ नदी बह रही है अपनी, ठीक है, और वापस से फिर यहाँ पर ऐसे जमीन आ गई, ठीक है, रेलवे ट्रैक आ गया। तो ऊपर अपने को क्या बनाना पड़ेगा? ऊपर अपने को यहाँ पर एक पुल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ऐसे एक पुल बनाना पड़ेगा, है ना, ऐसे बनते हैं ना पुल। लो भाई हमने पुल बना दिया। मैंने कहा ओके, ये बना दिया पुल। और पुल कितना बड़ा है आपको सवाल में दे दिया, आपको सवाल में दे दिया, बोला कि भाई साहब 100 मीटर लंबा पुल है, 100 मीटर। ओके, मैंने बोला ठीक है 100 मीटर। भाई साहब एक गाड़ी जो है ना इस पुल के ऊपर एंटर कर रही है, यहां से एक हमारी छुक छुक गाड़ी, छुक छुक गाड़ी, छुक छुक गाड़ी, छुक छुक गाड़ी, है ना। इंजन की सीटी में मारो मन डोले, इंजन की सीटी में मारो मन डोले, चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले 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 होले, इंजन की सीटी में मारो मन डोले। ये गाड़ी है हमारी, ठीक है, इंजन की सीटी। अच्छा यहाँ देखो बस बहुत हो गया। बोला गाड़ी है ना, गाड़ी भाई साहब 400 मीटर लंबी माल गाड़ी भाई साहब, अच्छी खासी है ना, 400 मीटर लंबी अपनी छुक छुक गाड़ी भाई साहब। और गाड़ी के कुछ पैरामीटर्स आपको दिए गए। बोला गया कि गाड़ी की जो रफ्तार है ना उस समय जब ये एंटर कर रही है पुल के ऊपर, इनिशियल जो गाड़ी की रफ्तार है वो तुमको दे दी गई कि मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। और 10 मीटर पर सेकेंड ज्यादा हो जाएगी, छोड़ो कम लेते हैं इसको, है ना, कम लेते हैं। मैंने बोला 5 सेकेंड है, मान लो 5 सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है। और गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है ना, गाड़ी का जो एक्सेलरेशन इस समय बोला गया 2 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 2 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब ये गाड़ी पुल में एंटर करने वाली है, ब्रिज में जब एंटर करने वाली है तो रफ्तार कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द टाइम टेकन, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द
ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, टू क्रॉस द ब्रिज। ठीक है, ये सवाल बोला गया कि जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर जाए पूरा, तो भाई साहब टाइम बताओ कितना टाइम लग गया होगा। पक्की बात एकदम कर दोगे ना? होमवर्क क्वेश्चन भाई साहब, सेकंड इक्वेशन मोशन इस्तेमाल कर लेना, पॉजिटिव रूट जो आएगा टाइम का वो तुम्हारा इस्तेमाल, वो तुम्हारा आंसर होगा। बता दिया लो मैंने। अभी भी अगर सॉल्व करके नीचे नहीं आंसर ने बताया ना तुमने, तो भाई साहब मतलब समझ लो फिर तो कोई फायदा नहीं भाई साहब, एकदम ही मतलब कोई फायदा ही नहीं भाई साहब, ना मेरे पढ़ाने का फायदा ना तुम्हारे पढ़ने का फायदा। बात समझ आ रही है ना? सोच ले, ये आखिरी आसान सवाल था। एक आसान सवाल ये हो गया, एक आसान सवाल ये हो गया। आप सवालों का लेवल में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा भाई साहब, है ना? अच्छे सवाल करेंगे, अब अपन इरिडोर का सवाल करेंगे, जेईई मेंस में जो पहले सवाल पूछे गए वो करेंगे, मजा आएगा भाई साहब, तभी तो आनंद आएगा, तो क्या फायदा फिर। बोल, बात समझ आई नहीं आई? पक्का पक्का सोच ले। चलो आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा, इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट करो जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ जाओ चलो, अब एक बहुत बढ़िया सा सवाल करते हैं। देखो इरिडोर में सवाल दिया गया है, देखो क्या सवाल है सुनो। लो भाई साहब, एक हमारा इरिडोर का सवाल, बड़ा प्यारा सा सवाल, तो आसान है परंतु स्टेटमेंट मुझे बड़ी पसंद है इसकी। देखो अच्छा सा सवाल है ये, सुनो। देखो क्या कहता है कि अ कार, बोला गया कि अ कार इज ट्रेवलिंग, बोला गया अ कार इज ट्रेवलिंग in a straight line, in a straight line with a constant acceleration, with a constant acceleration। ठीक है, फिर बोला गया कि when it crosses a point A, when it crosses a point A on the line, its velocity is v1। ठीक है, बोला गया लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है a, जब उसको क्रॉस करती है तो इसकी रफ्तार कितनी है? v1। ठीक है, फिर बोला गया कि and when it crosses a point B, its velocity is v2, its velocity is v2, है ना? फिर आगे कोई और पॉइंट मिला होगा b, उसको जब क्रॉस किया तो कितनी वेलोसिटी थी? v2 थी। ठीक है, फिर सवाल क्या बोला गया? सवाल सुनो, बोला गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द कार when it crosses a point X, lie at the line joining A and B at the midpoint of the line, ठीक है, इस प्रकार से बोला गया मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, कि जब ए को रफ्तार क्रॉस करती है तो रफ्तार v1 है, जब बी को क्रॉस करेगी तो रफ्तार v2 होगी। अब ए और बी के बीच में कोई पॉइंट रख दिया x, जो कि बिल्कुल मिड पॉइंट एकदम है ना, बोला जब इसको क्रॉस करेगी ना तब रफ्तार बताओ, है ना? चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को एक बार यहीं पे स्टॉप करो और अब खुद से करने का ट्राई करो। देखो तुम लोग कर पाओगे इस सवाल को, बिल्कुल आसान सवाल है, तू कर सकता है। कर जल्दी करो। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। गाना मत सुनो, मैं तो ऐसे ही गा रहा हूं, तुम सवाल करो। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाह। हो गया ना? पक्का कराऊं मैं? देख सुना जा, देख ध्यान से देख सुन। देख क्या बोला गया सवाल में। सवाल इस प्रकार से बोला गया कि लाइन है भैया स्ट्रेट, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकता हूं भाई साहब। इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल सिर्फ तभी करा जाएगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। अच्छा बोला, ठीक, तो हम कर सकते हैं यहां पर। तो बोला ये कोई पॉइंट है ए,
ये कोई पॉइंट है बी और बीच में कोई पॉइंट है एक्स, है ना, बिल्कुल बीच में, है ना। बोला जब ए को क्रॉस किया ना गाड़ी ने तो रफ्तार थी v1, जब बी को क्रॉस किया ना तो रफ्तार थी v2। बोला इस जगह पर रफ्तार बताओ कितनी है, बोला ये v बताओ कितनी है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख ध्यान से देख, मुझे ए और बी के बीच की बेटा दूरी नहीं दी गई, मैं बोल देता हूं चल मान ले 2l है। कितनी है? 2l है, मुझे नहीं पता कितनी है, ऐसे ही बोल दिया मैंने। तो अगर ये 2l है तो क्या ये l है? हाँ ये l है, और ये भी l है, हाँ ये भी l है। परंतु भाई साहब ये कुछ भी आंसर में नहीं आना चाहिए क्योंकि दे नहीं रखा है, अननोन है सारा का सारा। बात समझ आ रही है ना? सोच ले। अब देख ध्यान से देख बेटा, तो ए जो है ना आपका वो इनिशियल पॉइंट है और ये जो एक्स है ना वो फाइनल पॉइंट है। तो देख पहले रफ्तार थी v1 और गाड़ी का एक्सेलरेशन मान लो कुछ भी कांस्टेंट था, ए रहा होगा, तो उसकी वजह से रफ्तार बड़ी 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 और बढ़ बढ़ के v हो गई, है ना। तो v1 तो है आपकी इनिशियल रफ्तार और v है आपकी फाइनल रफ्तार जब आपने दूरी ट्रेवल कर ली है पहली l, है ना। जब आपने दूरी ट्रेवल करी पहली l उस समय v1 थी आपकी इनिशियल रफ्तार और v थी आपकी फाइनल रफ्तार, है ना। अब ध्यान से देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही कहती है ना। पक्का पक्का सोच करके देख। तो अभी आपकी फाइनल रफ्तार तो v ही है और इनिशियल रफ्तार v1 है ना। चलो आ जाओ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। देखो v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2al, ये पहली इक्वेशन लिख दी मैंने। पक्का। अब ध्यान से देख, तो जब आप दूसरी l ट्रेवल कर रहे हो ना तो इनिशियली रफ्तार v थी और एक्सेलरेशन था a, तो रफ्तार बड़ी 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 बढ़ बढ़ के हो गई v2, बढ़ बढ़ के हो गई v2। तो v2 हो गई अब फाइनल रफ्तार और v हो गई अब इनिशियल रफ्तार दूसरी l के लिए, है ना, दूसरी l के लिए। तो फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो। तो v2 फाइनल रफ्तार है, अच्छा v2 का स्क्वायर माइनस v अब इनिशियल रफ्तार है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2al, है ना। बोलो भाई साहब, बोल बात समझ आई कि नहीं आई? तो देख ध्यान से देख बेटा, तो 2al की जो 2al की जो ये वैल्यू है ना, देखो इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो v2 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर और माइनस का v1 स्क्वायर, है ना। बोल पक्की बात एकदम सोच ले। चलो अब इधर उधर कर दो इसको, तो ये आ गया v2 का स्क्वायर और प्लस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, है ना। ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, v आ गया, है ना। v कितना आया? v आया v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 और अंडर द रूट। भाई साहब दिस इज द आंसर। देख सवाल बिल्कुल आसान है ना, परंतु इरोडोव का नाम सुनते बच्चा पता नहीं तो साला आउट ऑफ कोर्स मैं नहीं कर रहा जा। आसान है भाई साहब, कोई खास बात नहीं है। कंसेप्ट अगर तेरे क्लियर हो तो भाई साहब सवाल बिल्कुल आसान है ना। सुनने में लग रहा था पता नहीं भाई ये तो लंबी स्टेटमेंट लिख दी, तो सोच इतनी देर में तो स्टेटमेंट आई और इतनी दूर में एक सोल्यूशन भी हो गया भाई उसका, है ना। ऐसे होता है भाई साहब, देख, है ना। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो भाई साहब फिर दिक्कत नहीं आती, और कंसेप्ट नहीं क्लियर हो तो प्राण निकल जाते हैं भाई साहब, बता रहा हूं मैं। हाँ ना, बोलो, बात समझ आ गई ना। ये इरोडोव का सवाल था। अब जेईई मेंस में 2019 में एक सवाल पूछा गया, जनवरी वाले अटेम्प्ट में पूछा गया था, ठीक है। मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है। एक बार इसको ना जरा अच्छे से स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। उसके बाद फिर मैं तुम्हें वो सवाल बताता हूं। सवाल बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा सवाल है वो। करो एक बार इसको, आ जाओ, चलो सुनो। अब एक और सवाल कराता हूं तुम्हें, बहुत बढ़िया, और स्टेटमेंट भी बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा जैसी जेईई मेंस में पूछी गई थी, ठीक है। सवाल पूछा गया भाई साहब जेईई मेंस 2019 में और जनवरी वाले अटेम्प्ट में पूछा गया, ठीक है। 9 जनवरी को पूछा गया, ठीक है। आ जाओ, सुनो मेरी बात, सुनो, देखो ध्यान से देखो क्या सवाल बोला गया। सवाल बोला गया इस प्रकार से, ठीक है। बिल्कुल वैसे की वैसे स्टेटमेंट लिखूंगा, बिल्कुल, ठीक है। इन अ कार रेस, ठीक है, क्या बोला गया? इन अ कार रेस, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ओके, ऑन अ स्ट्रेट पाथ, क्या बोला गया कि कार ए टेक्स अ टाइम t less than कार बी। अच्छा, मतलब कार ए जो है वो कम समय लेती है। कितना कम समय लेती है? इतना कम समय लेती है पूरा करने में, है ना। और क्या बोला? कार बी, और आगे कंटिन्यू किया गया उसे एट द फिनिश, ठीक है, एट द फिनिश बोला गया, ठीक है। जब फिनिश के टाइम पर इतना टाइम कम लिया उसने, एंड passes finishing point with a speed, ऐसे मैंने लिखा छोटा v लिखा मैंने ऐसे, ठीक है। with a speed छोटा v more than that of the car,
दैट ऑफ द कार बी, कैपिटल बी है ना, कार बी से इतनी रफ्तार ज्यादा थी कार ए की जब उसने फिनिशिंग पॉइंट को क्रॉस करा, ऐसा बोला है ना। फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है कि इफ दे हैव द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2, इफ दे हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशंस a1 एंड a2 रेस्पेक्टिवली बोला गया फाइंड आउट दिस छोटा v, ये छोटा v बताना है अब, है ना। देखो सवाल को सुनो ढंग से, देखो एकदम उसको पढ़ो आराम से, है ना, टाइम लगाओ थोड़ा सा और उसको देखो जरा एक बार, देखो क्या कहना चाहता है, कैसे करना चाहता है। हालांकि सवाल को मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, आप सॉल्व करने का प्रयास करो एक बार, और प्रयास करने के बाद भाई साहब नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं दिया, सवाल में भाई साहब दोनों के एक्सेलरेशन दे दिए a1 a2, और ये बोल दिया कि इतना टाइम t पहले वो क्रॉस कर लेती है और ये रफ्तार हमें बतानी है, ठीक है। सवाल को दोबारा समझा दूं एक बार, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर रेस हो रही है, एक कार है a, एक कार है b, कार a1 का एक्सेलरेशन, कार a का एक्सेलरेशन a1, कार b का एक्सेलरेशन a2, ठीक है। और क्या बोला गया कि कार a टेक्स अ टाइम t लेस देन, है ना, उसको क्रॉस करने में। बोला जब दोनों कार से जब क्रॉस करती हैं तो बोला कार a पहले क्रॉस करती है, और कितना पहले क्रॉस करती है, t टाइम पहले, मतलब कि कार b जो बाद में क्रॉस कर रही है ना, कार b बाद में क्रॉस कर रही है, कार a पहले ही क्रॉस कर ले रही है। और कार a जब क्रॉस करती है ना भाई साहब, तो भाई साहब v रफ्तार ज्यादा होती है। मान लो कि अगर कार b की रफ्तार अगर 10 मीटर पर सेकंड रही क्रॉसिंग पॉइंट पर, तो कार a की रफ्तार है 10 प्लस v, कितनी है 10 प्लस v, ऐसा बोला गया। तो वो v बताओ, बोला v कितना है। ये सवाल है भाई साहब, सवाल बहुत जानदार है, सवाल बहुत सुंदर है भाई साहब। अब जेई का सवाल है तो सुंदर तो होगा ही, है कि नहीं भाई साहब। काम ही यही करते हैं पूरे दिन, बुड्ढे बुड्ढे बैठ के वहां करते क्या है, और बोल यही करते हैं भाई साहब, है ना। बड़े अच्छे लोग होते हैं यार, आईटीज के प्रोफेसर भाई साहब बहुत खतरनाक होते हैं, आईटीज एनआईटीज के प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी भाई साहब वहां पे पढ़ाई होती है। टीचर बहुत ज्यादा अच्छे शायद नहीं होते, पर रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं, माइंडेड लोग होते हैं भाई साहब, जबरदस्त लोग होते हैं, मजा आता है उनके साथ पढ़ने का, उनके साथ बात करने का, इंटरेक्शन करने का, बड़ा अच्छा होता है। एनआईटी जालंधर में था फिजिक्स डिपार्टमेंट भाई साहब, बहुत अच्छा फिजिक्स डिपार्टमेंट, बड़ा अच्छा एनआईटी जालंधर का फिजिक्स डिपार्टमेंट में आज देखो ओपनली सबके सामने बोल रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा है। बस स्टूडेंट टाइम लोग तो भाई बोलेंगे बहुत अच्छा, जबरदस्त मजा आता था वहां पे एकदम। हॉस्टल लाइफ भी बड़ी अच्छी थी, क्लास में तो मैं कम ही जाता था वैसे, बाकी चलो कोई बात नहीं, निकल गया समय, अच्छा निकला, आज भी याद आता है, खैर कोई बात नहीं। चलो आई होप तुमने करा होगा ये सवाल, है ना, मैं कराऊं, करें आगे प्रोसीड करें। देख सुन, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो सकता है, जगह अपने पास थोड़ी सी कम है, तो डायग्राम ड्रॉ करने वाली चीजें मैं यही करता हूं। सुन देख ध्यान से देख, मैंने बोला मान ले ये हुई रेस, ठीक है, मैंने बोला मान लो ये हुई रेस, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट, और दोनों के बीच की दूरी मैं दे नहीं रखी मुझे, मैं मान लेता हूं चल एल है मान ले, ठीक है, मुझे नहीं दे रखी दूरी भाई साहब, आंसर में नहीं आनी चाहिए, मैंने मान लिया, ठीक है। मैंने बोला चल ऊपर मैंने यहां बना दी कार ए, ठीक है, ये मैंने बना दी अपनी कार ए, इस बार ज्यादा अच्छी गाड़ी नहीं बना रहा हूं मैं, दो दो बनानी है भाई साहब, वैसे भी नीचे कहां अच्छी बनेगी। ये कार ए, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन a1, ठीक है, और यहां बनी हमारी कार बी, इसको बनाने के लिए बहुत झुकना पड़ेगा, कमर में दर्द हो गया है, बूढ़े हो गए हैं हम लोग पहले ही अभी तक। आ जाओ सुनो, ये हमारी कार बी, ठीक है, और कार बी का एक्सेलरेशन a2, मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। अब एंडिंग पॉइंट की बात करो, असली खेला यही है भाई साहब, है ना। सुन बोला गया कि गाड़ी a1 जो है ना वो पहले आई, गाड़ी A2 जो B2 गाड़ी B जो है वो बाद में आई। मैं ऐसा बोलूं कि मान ले गाड़ी B जो है ना, देख अभी जो बात हुई है ना, सारी की सारी जो बात हुई है, ये बात हुई है समय शून्य की, ये बात हुई कब की, समय शून्य की, 0 पर, t = 0 पर। अब सुन दे ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि मान ले कार B यहां पर t टाइम पर पहुंची है, मैं ऐसा बोल देता हूं t टाइम पर पहुंची है, t टाइम पर, कार A तो पहले पहुंची है ना, कितना पहले पहुंची, t टाइम पहले पहुंची, तो कार A कितने टाइम पर पहुंची है, t - t टाइम पर। हाँ ये बात है भाई साहब, बोल बात समझ आई। और जब कार A यहां पर पहुंची तो कार A की रफ्तार ज्यादा थी, कार B की रफ्तार कम थी। कार B की रफ्तार अगर मैं बोलूं मान ले कैपिटल V थी, कैपिटल V, तो कार A की रफ्तार कितनी ज्यादा है, बोल रखा है छोटा v ज्यादा है, मतलब कि इसकी जो रफ्तार है वो है v प्लस छोटा v। हाँ ये बात भाई साहब, बोल बात समझ आई, पक्का पक्का। अब तो ध्यान से देख, तो दोनों गाड़ियों का डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है ना, ऊपर वाली गाड़ी ने भी डिस्प्लेसमेंट कितना किया, l किया, नीचे वाली गाड़ी ने भी डिस्प्लेसमेंट कितना किया, l किया। अब देख सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे क्या कहती है, ये कहती है कि भैया दीपक s = ut + ½ at² होता है,
मैंने कहा ठीक है इक्वेशन रानी हम यही लगाएंगे, दोनों का इक्वेशन एल ही था, दोनों का डिस्प्लेसमेंट था तो एल ही था, तो ये वाली जो साइड है वो भी दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। चलो आ जाओ, कार ए के लिए लिखाओ मेरे को ये बात, कार ए के लिए मेरे को ये बात लिखो। तो कार ए के लिए क्या बात लिखेंगे, सुनो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो दोनों का 0 ही था, दोनों रेस्ट से शुरू हुई थी, है ना। आ जाओ सुनो, तो गाड़ी ए के लिए हाफ और a1 और साथ में कितना टाइम लगाया, t माइनस टी, है ना, कितना लगाया, t माइनस टी, t माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ और a2 और कितना टाइम लगाया इसने, कैपिटल टी, है ना, तो कैपिटल टी का होल स्क्वायर। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया बात समझ आई। 1/2 ने 1/2 को मार दिया, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट a1 और t माइनस टी इज इक्वल टू अंडर रूट a2 और कैपिटल टी, है ना। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अंडर रूट a1t माइनस अंडर रूट a और छोटा t इज इक्वल टू अंडर रूट a2 और साथ में t। देखो यहां से अपन कैपिटल t की वैल्यू निकाल सकते हैं यार, है ना। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो देखो क्या हो जाएगा, t तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बनेगा, अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 और सामने हो जाएगा, ये क्या था, अंडर रूट a1 था, है ना, अंडर रूट a1 उधर जाएगा तो अंडर रूट a1 इंटू टी, है ना। सही करे ना, देखना कैलकुलेशन में कुछ झोल झाल होगा तो फिर आंसर सही में मैच नहीं करेगा फिर बाद में, है ना। चलो आ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है, तो ध्यान से देख बेटा, यहां से तो कैपिटल टी की वैल्यू आ गई, है ना। वो टाइम आ गया जिस टाइम में जो कार बी है ना, इसने टाइम क्रॉस करा, इसने जो पहुंची है वो टाइम निकाल लिया मैंने, है ना। तो टी कितना आ गया, ये आ गया अंडर रूट a1 और टी और डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 और माइनस अंडर रूट a2। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, वो टाइम निकाल लिया। सुन, मेरे को टाइम भी पता चल गया, मेरे को गाड़ी का एक्सेलरेशन भी पता है, क्या मैं फाइनल रफ्तार v निकाल सकता हूं, हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो भाई साहब v इज इक्वल टू यू तो 0 ही है, a इंटू टी, a कितना इसका, a1 a2 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 a2, हाँ, a कितना इसका, a2 a2 a2। तो भाई साहब a2 इंटू अंडर रूट a1 और डिवाइड बाय अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 इंटू टी, है ना। देख फाइनल रफ्तार भी आ गई गाड़ी की, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम, बिल्कुल, है ना। बोल मजा आया नहीं आया भाई साहब। गाड़ी बी जब यहां पहुंची फिनिशिंग पॉइंट पर, तो कितनी देर में पहुंची, इतनी देर में पहुंची, कितनी रफ्तार से पहुंची, इतनी रफ्तार से पहुंची। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू 0 था, a और t मैंने वैल्यू पुट कर दी तो मेरा काम हो गया। अब मेरी बात सुन, अब गाड़ी ए की बात करते हैं। गाड़ी ए कितनी देर में पहुंची है, गाड़ी ए पहुंची है t माइनस टी में, गाड़ी ए कितनी देर में पहुंची है, t माइनस टी में। देख सुन, t माइनस टी करके देख एक बार, देख गाड़ी ए का पहुंचने का समय, गाड़ी ए का पहुंचने का समय सुनो कितना है, वो t माइनस टी है। चलो आ जाओ, t माइनस टी करके देखो तो कितना आया, अंडर रूट a1 और t और डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 और माइनस t, है ना। देखो t यहां से कॉमन आएगा, है ना, t यहां से कॉमन आएगा, देखो मैं लिख देता हूं, तो t माइनस टी गाड़ी ए का पहुंचने का समय, गाड़ी ए का पहुंचने का समय देखो कितना है, वो कितना है, देखो t तो आया कॉमन, है ना। और सुन देख, ऊपर एलसीएम ऊपर जाएगा, देख अंडर रूट a1 को मार देगा, अंडर रूट a2 बचेगा, तो आएगा क्या, अंडर रूट a2 और डिवाइड बाय अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2। ये बात भाई साहब, ये बात। अब सुन, तूने जब गाड़ी ए का पहुंचने का समय निकाल लिया तो उसकी फाइनल रफ्तार भी तो बता सकता है, हाँ, फाइनल रफ्तार ये v प्लस वी, ये भी तो निकाल सकते हैं। तो गाड़ी ए की जो फाइनल रफ्तार रहने वाली है v फाइनल, वो रहने वाली है a1 इंटू ये समय जो तूने निकाला अभी, है ना। तो a1 इंटू वो समय, तो a1 इंटू अंडर रूट a2 और t और डिवाइड बाय अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2। ये बात भाई साहब, ये बात। गाड़ी ए की फाइनल रफ्तार यहां की मुझे पता है, गाड़ी बी की यहां की फाइनल रफ्तार मुझे पता है, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो ये v है। हाँ देख ध्यान से सुन भाई साहब, गाड़ी जो b है वो v रफ्तार से पहुंची, गाड़ी ए v प्लस वी रफ्तार से पहुंची, है ना। और ये v प्लस वी क्या, ये v फाइनल ही तो है, v प्लस छोटा v, यही तो है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो छोटा v निकालना है, तो दोनों को घटा दूंगा, है ना। ध्यान से देखो, तो v प्लस छोटा v माइनस ये v दे, ये v कितना आ जाएगा, सुनो ध्यान से देखो, तो ये आया, देखो ध्यान से देखो, v ने v को मार दिया, और इस तरफ सुनो क्या बनेगा, ये बनेगा a1 अंडर रूट a2 और t और डिवाइड बाय अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 और माइनस ये v, देखो कितना है, a2 अंडर रूट a1 और t और डिवाइड बाय अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट
A2 ये बन गया है ना। कैलकुलेशन का ध्यान रखना भाई साहब, पूरा फोकस यही रखना, देखो नहीं तो गलत आएगा। देखो छोटा v कितना आ गया, देखो जो टर्म कॉमन है इसको कॉमन निकाल लो। कॉमन आया, सुन A1, देखो कॉमन क्या आएगा मैं बताता हूं, सुन कॉमन क्या आएगा, अंडर रूट A1 कॉमन आएगा, अंडर रूट A2 कॉमन आएगा और t कॉमन आएगा। बात समझ आई, सोच ले। और नीचे से अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 कॉमन आएगा, तो बचा क्या अंदर, सुनो यहां से अंडर रूट A1 कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचा, अंडर रूट A1 माइनस यहां से क्या कॉमन लिया, यहां से अपन ने यहां से क्या कॉमन लिया, अंडर रूट A2 कॉमन लिया है, तो बचा क्या, अंडर रूट A2 है ना। तू ध्यान से देख बेटा, तो ये देख ऊपर वाली टर्म तो नीचे वाली टर्म तो बराबर हो गई, तो भाई साहब तो मर गई आपस में, ये तो मर गई आपस में। तो देख छोटा v आ गया भाई साहब, जो सवाल में पूछा गया था, कितना आया, अंडर रूट A1 A2 और साथ में आया t। भाई साहब ये हमारा आंसर था, ये आंसर था। जेई का सवाल है, देख इतनी कैलकुलेशन तो चाहिए भाई साहब, पर कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, उसी में तो आ गया सवाल यार। अब इतना भी नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, हाँ ना बोलो भाई साहब, बोल पक्की बात एकदम, सोच ले, इतनी सी बात है। देख नहीं तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल होता है, फर्स्ट इक्वेशन ये वो, ऐसा टुचू पुचू सवाल भी नहीं करा रहे, अच्छा सवाल करा रहा हूं भाई साहब, मजा आना चाहिए एकदम। देख मजा आएगा तभी तो, मजा आएगा तभी तो मेरे को लगेगा कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं यार, नहीं तो क्या फायदा पे। बाकी अगर बाकी लोग जैसे आते हैं, बाकी टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं भाई, क्या बड़े बड़े टीचर है, लेजेंडरी टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। परंतु वहां पर हो सकता है कि जेई मेन का लेवल पढ़ा रहा हो सकता है जेई नीट का सवाल पढ़ा रहा हो। अगर एडवांस लेवल पढ़ाना है भाई साहब तो कुछ तो नया करना पड़ेगा ना, कुछ अलग तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी यार, तो वो कर रहे हैं अपन। बोल बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, पक्का पक्का सोच ले एकदम अच्छे से, समझ आया नहीं आया तो नीचे कमेंट करना, मेरी गारंटी भाई साहब मैं आके समझाऊंगा जरूर, पक्का पक्का समझाऊंगा भाई साहब एकदम पक्का, ठीक है ना। आई होप अपने को बात समझ आ गई होगी, है ना। ले इसको नोट कर, फिर एक सवाल तुझे और अच्छा सा कराता हूं, फिर अपन स्टॉप करेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा फिर एक दिन के लिए तो, है ना। चलो इसको नोट करो, फिर उसके बाद अपन चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। चलो आ जाओ, देखो एक और बढ़िया सा सवाल करते हैं, ठीक है, फिर अपन वीडियो को स्टॉप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो आ जाओ, सुनो देखो क्या सवाल बोला, बोला कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body in the nth second, in the nth second is given by the expression, is given by the expression, इस तरह से एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, क्या ये दिया गया 2 + 3n, 2 + 3n, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ऐसा डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए ना उसको, अपने को ऐसा लिखना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ओके। द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन द nth सेकेंड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस, बोला गया कि फाइंड आउट, बोला गया फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर बोला गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड ऑल्सो फाइंड आउट, एंड ऑल्सो फाइंड आउट, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी at the end of 2 seconds, at the end of 2 seconds, इस तरह से सवाल बोला गया, ठीक है। करो इस सवाल को, बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल टाइम पास नहीं, एकदम छोटा सा सवाल है, बिल्कुल ज्यादा दिक्कत भी नहीं है इसके अंदर तो, है ना। चलो अगर ये सवाल कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, तुम्हें वो फॉर्मूला समझ आ गया था ढंग से एकदम, और नहीं तो भैया देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, अभी तो बहुत दूर जाना है, एडवांस है ये, ऐसे नहीं है ना। चलो देखो, मैं ऐसी आशा करता हूं तुमने वीडियो को स्टॉप किया था भाई साहब, स्टॉप नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा है ना। और एक टीचर के लिए से दुख की बात कुछ नहीं होती कि बच्चा सीख नहीं रहा है यार, है ना। चलो देखो सुनो, मेरे को ये बात पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना किसी बॉडी का, है ना, nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ये होता है, सुनो SNth, SNth क्या होता है, वो होता है u + 1/2a और 2n - 1, है ना। यही होता है कि कुछ और होता है, पक्का पक्का सोच लो, यही होता है ना। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। और किसी बॉडी के लिए जो SNth है वो दिया गया अपने को कि 2 + 3n है,
मतलब कि ये है संयुक्त, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं आपस में। तो कंपेयर किया मैंने, तो देख क्या मिला, 2 + 3n इज इक्वल टू u प्लस, देखो इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 तो 2 को मार देगा, तो ये आ जाएगा an, है ना, प्लस का an और माइनस का a/2 और माइनस का a/2। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने को पता है सारी की सारी चर्चा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए करी जाती है और तो कुछ करी नहीं जाती है कि नहीं। तो देखो ध्यान से देखो, तो 2 + 3n है ना, देखो क्या हुआ, ये देख u - a/2 को तो मैंने एक साथ रख लिया और an को रख दिया अलग, n को रख दिया अलग, है ना, a और n दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज है ये, ठीक है, a और n। अब तू ध्यान से देख बेटा, अगर इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे देख कंपेयर करना चाहूं, अगर कोफिशिएंट देख n का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करना चाहूं, या अगर जो कांस्टेंट टर्म है उसको कोफिशिएंट अगर इक्वेट करना चाहूं, देख मेरे को क्या मिलता है, देख सुन, देख n का कोफिशिएंट कंपेयर कर, तो देख तेरे को क्या मिलेगा कि a = 3। ओ हो, एक्सेलरेशन मिल गया बॉडी का, यही तो पूछा था, बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया। अब देख इसका, देखो ये कांस्टेंट को कंपेयर करो देखो आपस में, तो क्या मिलेगा, u - a/2 इज इक्वल टू 2, ऐसा ही मिला ना। और a तो हमने अभी निकाला भाई, 3 आया है, तो भाई साहब u - 3/2 इज इक्वल टू 2, तो u कितना आ गया भाई साहब, 2 + 3/2, 4 और 3 7/2, मतलब कि 3.5, है ना, 3.5 मीटर पर सेकेंड। लो भाई साहब लो, 2 सवाल तो सॉल्व हुए भाई साहब। इनिशियल रफ्तार आई, एक्सेलरेशन आया, यही तो पूछा था ना कि कुछ और, हाँ ये पूछा, देख इनिशियल रफ्तार और एक्सेलरेशन दोनों निकाल दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी बताओ एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, तो पता है ना, फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाओ, लो v = u + at लगाओ, देखो v = u कितना है, u कितना अभी निकाला, कितना निकाला, 3.5, बहुत बढ़िया, प्लस a कितना है 3 और साथ में टाइम कितना 2 भाई साहब, तो v = 3.5 प्लस 6 और 3 9, 9.5, तो v = भाई साहब 9.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये बात भाई साहब, आसान सवाल है देख, है ना। बच्चा सोचेगा भाई क्या पूछ लिया, पता नहीं क्या ही पूछे, क्या ही आंसर, देख कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करा मैंने, अरे कुछ भी नहीं करा मैंने, फॉर्मूला लगाया जो लगाया था भाई साहब, जो निकाला था, बोला था फॉर्मूला भाई साहब आधी रात को भी याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आधी रात को भी याद होना चाहिए। और इसके बारे में वो सारी गहन बातें कि डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं, एन जो है वो इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी। इक्वेशन भाई साहब डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का पक्का सोच ले भाई साहब, 110%। भाई साहब आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। बाकी भाई साहब चैनल पर नए नए आ रखे हो, पहली बार अगर मुझे देख सुन रहे हो तो देखो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिखा होगा। अगर ऐसा लगे कि आदमी सही बोल रहा है, ठीक ठाक बोल लेता है, सही सही पढ़ा लेता है, तो देखो यहां तो कहीं तो तुमको वो रेड बटन नजर आ रहा होगा, उस पर जोर से घूसा मारो ना, एक फेंक करके ऐसे, है ना। घूसा फेंक के कैसे मारते हैं, घूसा फेंक के, चप्पल फेंक के मारो उसके ऊपर जोर से, देखो वो देखो हिट हो जाना चाहिए भाई साहब एकदम, है ना। अगर समझ आया हो तो, और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाना, नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि सर ठीक पढ़ाया बेकार पढ़ाया, बताना मुझे एकदम, है ना। और भाई साहब लगे कि कंटेंट अगर वर्थफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, जो बच्चे जेई के लिए और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहुंचना चाहिए यार उन तक, उनका भी तो भला होना चाहिए, तभी तो अच्छा दोस्त कहलाएंगे हम। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो फिर अपन लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।